हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास में हम जो है अपने इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। और चैप्टर फिनिश करने के बाद हम अगले चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको। तो आज आई होप जो है आप लोग पूरे क्लास को एंजॉय करते हुए पढ़े होंगे। और आज जो है इस चैप्टर का अंत होने वाला है, मतलब खत्म होने वाला है, जो अधिकांश बच्चों को टफ लगता है। और आप पढ़ते हुए आपको समझ में आ गया होगा कि वाकई में चैप्टर टफ नहीं होता है। ठीक है, तो हम एक बात हम तो भूल ही रहे थे। पहले आपको बता दें, हम पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उस क्वेश्चन का जवाब जिन्होंने सही सही दिया है उनके नाम हम आपको बता देते हैं। और जिनके एक दो गलत भी हुए हैं उनके भी नाम हम आपको बता देते हैं। और जिनके गलत हुए हैं कोई बात नहीं, आप लोग जो है मेहनत किए तो पहले हम उनके नाम बता दें। सबसे पहले पहले तो ये कि क्वेश्चन जो था उसका सही आंसर था 19वें क्वेश्चन का आंसर ए, और 20वें का सी, और 21वें का भी कितना है, ए सही है। इसका सही जवाब सबसे पहले जिद्दी गर्ल, फिर उसके बाद अलका, फिर उसके बाद राहुल सोनकर, और फिर अभिषेक, फिर उसके बाद कौशल, उसके बाद तिवारी मानसी, और उसके बाद हर्ष गुप्ता ने सही सही जवाब तीनों के दिए हैं। और उसके साथ एक और नाम है पवन कुमार, ये भी इन्होंने भी सही जवाब दिया है। उसके बाद अमित फ्लेक्स करके है, जिन्हें हमें पता, मतलब कि ये कौशल शर्मा ही है। इन्होंने फिर से एक बार और आंसर दिया इन्होंने, जिसमें उनका केवल एक ही आंसर सही था। उसके बाद एक बाल कृष्ण यादव करके हैं, उनका भी एक ही आंसर जो है सही हुआ था। अब आप ध्यान से सुनिए, आपके आंसर गलत हो या हुए हैं या सही हुए हैं, आप लोगों ने प्रयास किया, इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हमारी तरफ से क्लैपिंग यानी और इसके साथ साथ बहुत बहुत बधाई हो। अब आगे हम हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कि यहाँ बोर्ड पर है, और आप इसका जवाब फिर से अगेन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट और इंपॉर्टेंट हेडिंग को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो पहले आपके यहाँ बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा हमने कुछ लिखा है ना। तो एनसीईआरटी का ही लिखा हुआ है बच्चों। अगर आप एनसीईआरटी आपके पास है तो आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, हाँ सर ये एनसीईआरटी का ही तो था। तो एनसीईआरटी का ही है ये, और एनसीईआरटी का है तो आप आराम से इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इंपॉर्टेंट नोट्स में पहला क्या बताया गया है कि पिछली क्लास में, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दें हम आपको। पिछली क्लास में आपको बीज प्रसुप्ति के बारे में बताया गया था, है ना। बीज प्रसुप्ति मतलब कि बीज सुप्तावस्था में चला जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी बीज हैं, कुछ ऐसे भी सीड हैं जो अब सुप्तावस्था में एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है उनका, है ना। तो जैसे हम गेहूं, धान, ये सब क्या हम 1-2 साल तक इसको हम रख के फिर बो सकते हैं। ज्यादा वर्ष तक रखेंगे तो ये इनमें अंकुरण नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी बीज मिले हैं खुदाई में या कहीं पर, तो जो कि रिकॉर्ड अपने आप में है, और इतने सालों तक बीज प्रसुप्ति में होने के बाद भी वो जर्मिनेट किया है और फल उसमें फ्लावरिंग हुआ है। तो सबसे पहला यहाँ पर नोट जो दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिएगा, लिखा है कि एक प्राचीन बीज ल्यूपाइन ल्यूपिनस आर्किटस, इसका पूरा नाम है क्या, ल्यूपाइन ल्यूपिनस आर्किटस, जिसको आर्कटिक टुंड्रा में ढूंढा गया था। यानी जब उसकी खुदाई हो रही थी आर्कटिक टुंड्रा में, तो ये ल्यूपाइन ल्यूपिनस नाम का जो सीड है ये वहां पर प्राप्त हुआ था। और जब उसके बारे में जब साइंटिस्टों ने ढूंढा, मतलब पता किया, तो पता चला कि वो 10,000 वर्ष साल पुराना वो बीज है। और जब उसकी बुवाई हुई तो उसमें अंकुरण भी आया और फ्लावरिंग भी हुई। ठीक है, तो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। दूसरा रिकॉर्ड भी एक और मिला, खजूर की एक प्रजाति जिसका नाम क्या है, फोइनिक्स डिक्टिलिफेरा। फोइनिक्स डिक्टिलिफेरा में एक मतलब लगभग 2000 वर्ष तक प्रसुप्ति में, मतलब जो उसका बीज था किसका, फोइनिक्स डिक्टिलिफेरा का, ये 2000 वर्ष तक प्रसुप्ति में रहने के बाद अंकुरित हुआ और पुष्पित भी हुआ। और इसकी खुदाई जो हुई थी, मतलब ये प्राप्त हुआ था कहां से, मृत सागर के पास किंग हेराल्ड का जो महल था, मृत सागर के पास किंग हेराल्ड का महल, जब उसकी खुदाई हुई थी तो ये
फोइनिक्स डिक्लीफेरा प्रजाति का खजूर का बीज मिला था, और ये बीज लगभग 2000 वर्ष पुराना था। और जब इसको मिट्टी में जर्मिनेट कराया गया तो पता ये जर्मिनेट अंकुरित होकर क्या हुआ, इसमें अंकुरण भी हुआ और पुष्प भी, मतलब आगे वृद्धि भी की जाएगी। ठीक है, तो ये दो रिकॉर्ड आप लोगों अपने नोट कॉपी में रिकॉर्ड भी कर लीजिए, है ना, नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए हम आज की हेडिंग जो कि स्टार्ट करते हैं, और ये आप नोट कर लिए हो तो हम इसको इरेज कर देते हैं, है ना। तो पढ़ाई करते रहिए, लगातार बने रहिए और क्वेश्चन के जवाब सही दीजिए, है ना। हालांकि आप सही दे ही रहे हैं। पहली हेडिंग आप बुक में ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा असंग जनन, है ना। आपको बुक में जो हेडिंग मिलेगी वो कौन सी है, असंग जनन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, एपोमिक्सिस। ठीक है, इसको इंग्लिश में एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं और हिंदी में असंग जनन के नाम से जानते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, एक लाइन का आंसर है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, बहुत ही आसान है, आज का टॉपिक बहुत आसान है। चलिए इसके बारे में बता देते हैं। इसकी खोज जो है सबसे पहले किसने किया था, विंकलर ने किया था। ठीक है, इसकी खोज किसने किया, विंकलर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विंकलर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। एपोमिक्सिस का मतलब क्या है, एपोमिक्सिस मतलब बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है, असंग जनन, यानी एपोमिक्सिस कहलाता है। बच्चों फिर से ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बोला, बिना निषेचन के बीज का निर्माण क्या कहलाता है, असंग जनन कहलाता है। बताइए इसमें कुछ हार्ड है नहीं ना, बिना निषेचन से बीज का निर्माण असंग जनन कहलाता है। असंग जनन कहलाता है। अब बच्चों आपके दिमाग में आपको आ रहा होगा, बिना निषेचन से कई बार हम पढ़ चुके हैं, बिना निषेचन से जीव का निर्माण जब हो रहा था तो अनिषेक जनन हम कह रहे थे, और याद भी होगा आप लोगों को वहां पर, है ना। तो वो सिंपल था, तो हमने वो जीव उसमें हमने एनिमल्स में देखा था पहले चैप्टर में। अब हम इस चैप्टर में एक और हम हेडिंग पढ़े इसी प्रकार से, अनिषेक फलन, बिना निषेचन से फल का निर्माण। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, बिना निषेचन से बीज का निर्माण हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, असंग जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, असंग जनन कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन है, एस्ट्रेशिया और ग्रास, कुछ ग्रास में होता है, ठीक है, समग्रास में, एस्ट्रेशिया और समग्रास में होता है ऐसा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये देख लिया कि, ठीक है, क्या देखा आप लोगों ने, बिना निषेचन से बीज का निर्माण असंग जनन कहलाता है। ऐसा किसमें होता है, एस्ट्रेशिया और ग्रास में होता है बच्चों। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था, विंकलर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, अच्छा बताइए, बिना निषेचन से अगर बीज का निर्माण हो रहा है तो अब या फिर बीज बन रहा है तो बीज जर्मिनेट भी होगा, एक नए प्लांट को बनाएगा। तो कहीं ना कहीं ये डिफिनेशन किससे मैच कर रहा है, कहीं ना कहीं कर रहा है अलैंगिक जनन से, है ना। तो यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन भी है, क्योंकि निषेचन हो ही नहीं रहा है इसमें, है ना। तो आप इसके आगे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यह एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन है, क्योंकि बिना निषेचन से क्या हो रहा है, यहाँ पर बीज का निर्माण हो रहा है बच्चों। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, है ना। ऐसा होता कैसे है ना, ऐसा इसलिए होता है, ध्यान से देखिएगा, जो अंड कोशिका है अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनती है। आपको पता है, हमने पहले ही बता दिया था, अंड कोशिका यानी मादा युग्मक जो होता है उसका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के बाद होता है। लेकिन एस्ट्रेशिया ग्रास की कुछ जो प्रजातियां हैं, इनमें ऐसा होता नहीं है। इसमें जो अंड कोशिका का निर्माण होता, जो अंड कोशिका बनती है वो द्विगुणित रहती है। कैसी रहती है, यानी इनमें होता यूं है कि जो अंड कोशिका होती है वो कैसी होती है, द्विगुणित रहती
और ये समसूत्री विभाजन करते हुए यानी इनमें असूत्री विभाजन नहीं होता, इनके युग्मक मतलब मादा युग्मक जो बन रहा है उसमें असूत्री विभाजन नहीं हो रहा है। इसमें हो क्या रहा है कि जो ये अंड कोशिका है, ये अंड कोशिका जो है द्विगुणित फॉर्म में मिलती है, और जो द्विगुणित होती रहती है वो तो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनाती है, बीज का निर्माण कर देती है। ठीक है, तो आपको एक लाइन ये इंपॉर्टेंट याद करना है आप लोगों को, क्या बिना निषेचन से बीज का निर्माण क्या कहलाता है, असंग जनन कहलाता है। और इसका उदाहरण कौन है, स्ट्रेशिया और ग्रास। इसकी खोज किसने किया था, विंकलर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और यह एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन है। ठीक है, और इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अंड कोशिका द्विगुणित रहती है और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बीज का निर्माण हो जाता है बच्चों। तो ये अपने पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो एनसीईआरटी में लास्ट में जो टॉपिक दिया है उसी के बारे में डिस्कस किया है। असंग जनन का उपयोग आपसे कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं, ये मेडिकल एग्जाम में भी अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है कि असंग जनन का उपयोग कहाँ किया जा सकता है, तो संकर बीज बनाने में किया जा सकता है, यानी हाइब्रिड सीड के निर्माण में असंग जनन का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जो हाइब्रिड सीड होता है हम उसको एक बार बोते हैं तो दूसरी बार उसकी बुवाई नहीं की जा सकती। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि मेंडल का सेकेंड लॉ वहां पर काम करने लगता है, लॉ सेग्रीगेशन। हम इसको जब नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको जो हाइब्रिड सीड या हाइब्रिड के बारे में बोला जा रहा है आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा बच्चों। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आप क्या बता रहे हैं सर। ठीक है, साइंटिस्ट जितने भी हैं वो शोध कर रहे हैं, यानी कि जो ये किस प्रकार मतलब कि बिना निषेचन से बीज कैसे बन जा रहा है। अगर उस जीन का पता चल जाएगा तो वो जीन हमारे जो सीड है, जैसे गेहूं है, धान है, अदर सीड है, उसमें अगर वो जीन प्रवेश करा जाए तो वो बिना निषेचन से क्या हो जाएगा, मतलब बीज बनेगा। और अगर हाइब्रिड सीड में करा दिया जाए तो बिना निषेचन से हाइब्रिड सीड की संख्या मतलब बनेगा, तो हमें हर वर्ष जो है नया हाइब्रिड सीड बनाने की, या जो साइंटिस्ट है नया हाइब्रिड सीड बनाने की जरूरत उनको नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बिना निषेचन से ही क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। ठीक है, और उनसे उनकी जो संतति कोशिका होगी उनमें वही जीन होगा। तो हाइब्रिड सीड दूसरे साल तीसरे साल इसलिए नहीं बोया जा सकता है क्योंकि उनमें निषेचन हो जाता है, और निषेचन के फलस्वरूप क्या हो जाता है, जीन में परिवर्तन हो जाता है। जब अगर हम असंग जनन का जीन हमें पता चल जाए कि इस जीन से जो है असंग जनन हुआ है, अगर वो हाइब्रिड सीड में प्रवेश करा दिया जाए तो हाइब्रिड सीड जो होगा वो बिना निषेचन से क्या करेगा, वो जनन का मतलब बिना निषेचन से बीज का निर्माण करेगा, तो उसमें जीन का परिवर्तन नहीं होगा। और जब जीन का परिवर्तन नहीं होगा बच्चों, तो हमारा जो हाइब्रिड सीड है उसे बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये जो हम अभी हाइब्रिड सीड के बारे में जो डिस्कस किए, हमें नेक्स्ट जो मेंडल वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको वहां पर बहुत क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। और आई थिंक यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आ गया होगा। तो ठीक है, ये टॉपिक यहीं तक थी। अब इसको हम इरेज करते हैं और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ओमेक्सिस का या असंग जनन का प्रयोग कहां होता है, कहां किया जा सकता है, हाइब्रिड सीड यानी हाइब्रिड जो यानी संकर जो बीज होते हैं उसके निर्माण में किया जा सकता है। इतना याद हो गया आप लोगों को। अब अगली हेडिंग हमारी आती है बहुभ्रूणता। ठीक है, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता इंग्लिश में उसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, बहुभ्रूणता यानी पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक, इसका भी एक लाइन का डिफिनेशन हम आपको बता देते हैं जिसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या हमने बोला, एक लाइन का डिफिनेशन है, एक बीज में मतलब जो एक बीज है, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की संख्या को बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बोला, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की संख्या को बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था, एंटोनी
वान ल्यूविन हक ने किया था। और किसमें किया था? संतरा में किया था। ठीक है, संतरा में किया था। तो एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की संख्या क्या कहलाएगा? बहुभ्रूणता कहलाएगा। इसकी खोज किसने सबसे पहले किया था? इसकी खोज सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। और किसने किया था? संतरे में किया था। बहुभ्रूणता सबसे अधिक देखी जाती है जिम्नोस्पर्म में, यानी अनावृत बीजी पौधों में। ठीक है, मैं अधिकतर उसमें देखी जाती है। ठीक है, किसमें? अनावृत बीजी पौधों में। तो बच्चों, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। बहुभ्रूणता का एक मतलब इसमें होता क्या है कि जब हम सीड को बोते हैं तो एक ही बीज से बहुत सारे, मतलब एक ही बीज से दो या दो से अधिक अंकुरण होता है। ठीक है, आप कुछ ऐसे प्लांट जरूर, आम के प्लांट को आप जरूर देखे होंगे। आम में कभी कभी होता है कि एक हम आम का जो सीड है हम उसको मतलब मिट्टी में देखते हैं, मिट्टी में वो लगा है और जर्मिनेट कर रहा है, तो उसमें से 2 आम के पौधे निकल रहे हैं, है ना? 2 आम के पौधे निकल रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें 2 या 2 से अधिक क्या हो गया है? भ्रूण बन गया है ना? तो 2 या 2 से अधिक जब भ्रूण बन जाएगा तो 2 या 2 से अधिक अंकुरण होगा। तो ऐसी स्थिति कौन सी होगी? बहुभ्रूणता की होगी। बीज एक ही है, भ्रूण 2 बन रहे हैं। वैसे तो एक ही भ्रूण बनता है, लेकिन एक्सेप्शन है ये सब। तो एक्सेप्शन में क्या हो रहा है कि बीज एक ही है, लेकिन 2 या 2 से अधिक उसमें क्या बन रहा है बच्चों? भ्रूण बन रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। और इसकी खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। और किसमें किया था? संतरे में किया था। तो बहुभ्रूणता का मतलब समझ में भी आ गया कि एक ही बीज से बहुत सारे अंकुरण निकल जाएं, है ना? जब अंकुरण निकलने इसका मतलब उसमें बहुत सारे भ्रूण रहेंगे, तभी तो अंकुरण बना, क्योंकि भ्रूण से ही अंकुरण बनता है ना? तो आज की टॉपिक और ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। और हम बता दें, अगर आपके पास बुक है या फिर ऐप से आप पढ़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप जो है सारांश जरूर पढ़िए। आपको सारांश में 1-2 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके साथ ही अभ्यास के प्रश्न को जरूर कंप्लीट करिए। जो अभ्यास के प्रश्न समझ में ना आए हमसे चैट में, मतलब जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर बताइएगा। हाँ, क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, ये बच्चों आपको ये भी बता दें हम कि हम जिस तरीके से आपको हम पढ़ा रहे हैं, ये जो भी बच्चे अगर मेडिकल एग्जाम का मतलब पेपर देने वाले हैं उनके लिए भी ये 100% क्या है? बेनिफिट्स है। क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है ये बहुत ही, जहां पर हमें लगता है कि बाहर जाना है वहां से हम बाहर से भी पढ़ा रहे हैं आपको। मेडिकल ही नहीं, अदर एग्जाम जो भी जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है उन सब के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, हम इसके बारे में नेक्स्ट डे यानी संडे है तो संडे के दिन आप जो है क्लास मिस मत करना। संडे के दिन या तो मोटिवेशनल या तो हम आपके पढ़ने से जुड़े कुछ वीडियो लाते हैं, तो आप जरूर उस कल के वीडियो को जो देखिएगा कि बायोलॉजी को किस प्रकार पढ़ें और बायोलॉजी जो हमारे पास बुक है या कौन सी बुक खरीदें। तो ये जो बुक है हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है और कितना हम इससे ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, हम कल की क्लास में बहुत कुछ बताने वाले हैं, तो कल की क्लास जरूर देखिएगा। और हाँ, अब आपको बता दें कि अगर आप नए हैं तो जरूर पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। देखिए बच्चों, शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उन बच्चों को भी बताइए जो आपके रिलेशन में हैं। ठीक है, जो रिलेटिव हैं, ठीक है, रिलेटिव हैं और इसके साथ साथ आपके फ्रेंड्स हैं, उनको जरूर बताइए कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, वो पढ़ें, अपना पढ़ के कोर्स कंप्लीट कर ले। लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए आप बोर्ड देने वाले हैं तो आप जरूर अपने कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए और उनको शेयर करिए, आप बताइए उनको। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आज की क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।